हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पावरफुल फिजिक्स में। तो आज अपना जो 7वां लेसन है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसमें एक इम्पोर्टेंट मैटर है कि आप एम्पियर के नियम से चुंबकीय क्षेत्र के मान ज्ञात करोगे। तो अब आपके माइंड में ये बात आती है कि जैसे इसी लेसन में स्टार्टिंग में हमने बायो सावर्ट का नियम काम में लिया था, तो फिर ये एम्पियर का नियम फिर से यहाँ पर क्यों आ गया। तो आपको बता दूं, जैसे आपने स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले पार्ट में देखा था कि कुछ मान जो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के थे वो कूलाम के नियम से, लेकिन जहां पर आवेशों का वितरण सममित नहीं था, ठीक है, सममित होने की कंडीशन में, वहां पर आपने गाउस के नियम को भी काम में लिया था। तो यहां भी ऐसा ही है कि अगर समान धारा वितरण हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बायो सावर्ट का नियम। और अगर धाराओं के वितरण में सममितता ना हो तो ऐसी स्थिति में हम एम्पियर का नियम काम में लेते हैं। ओके, तो यहां सबसे पहले एम्पियर के नियम की जो लैंग्वेज है वो आपको बता दूं। आपको लैंग्वेज ये याद रखनी है, किसी बंद पथ के अनुदिश, जिस प्रकार से गाउस के नियम में भी आपने बंद पृष्ठ लिया था, यहां पथ है केवल चारों तरफ की रिंग। किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि चारों डेरिवेशनों में जो मुख्य पॉइंट स्टार्टिंग का रहेगा वो यही है अपना। किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद पथ से गुजरने वाली विद्युत धाराओं के बीच गणितीय योग और निर्वात की चुंबकनशीलता के गुणनफल के तुल्य होता है। अब आप देखोगे बंद पथ क्या है, तो आपके सामने देखो यहाँ डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में जैसे आपने ये एक धारावाही चालक तार दिखा रखा है, ठीक है। इस चालक तार में जो ये धारा प्रवाहित होती हुई आपको दिखाई दे रही है, तो इसके चारों तरफ आपने क्या कर रखा है, एक काल्पनिक बंद पथ मान रखा है। ओके, एक लूप यहां पर आपने मान ली। यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि धाराओं का जो मान है वो असममित, यानी तारों की संख्या ज्यादा होने के कारण यहाँ पर धाराएं अलग अलग रूप से, यानी I1 धारा, I2 धारा, I3 धारा अलग अलग तरीके, अलग अलग वैल्यू में भी प्रभावित हो सकती है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है आपका, ठीक है, इसे हम चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण तंत्र, तो ये आपने स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट बोला था, किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, तो इस वाले पॉइंट को हम चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण तंत्र ऐसा भी बोल सकते हैं। तो आपको यहाँ एम्पियर का जो नियम वो याद रखना है। कई बार आपका यहाँ 4 नंबर से क्वेश्चन पुटअप हो चुका है। तो एम्पियर का नियम क्या है, मैं एक बार यहाँ लिख भी देता हूँ। किसी बंद पथ के अनुदिश, किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का, किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, रेखा समाकलन। तो आपने देखो जो फॉर्मूला लिखा है वो भी इस प्रकार से लिखा है, ये चुंबकीय क्षेत्र और इसका आपने अल्पांश के सापेक्ष समाकलन कर रखा है। और ये अल्पांश किस में लिया आपने, एक बंद पथ में। जैसे देखो डायग्राम में आपको बंद पथ में ये अल्पांश यहाँ दिखा रखा है। ओके, तो किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उसी बंद पथ से गुजरने वाली, उसी बंद पथ से गुजरने वाली, ठीक है, जितनी भी विद्युत धाराएं हैं, तो विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग और निर्वात की चुंबकनशीलता के गुणनफल के तुल्य होता है। ओके, ये लैंग्वेज है। आगे मैं आपको एक PDF उपलब्ध करवा दूंगा जिसमें व्यवस्थित नोट्स लिखे हुए हैं। और आपने इसी लेसन में एक फॉर्मूला ऑलरेडी पहले देख रखा है कि B का जो मान है वो आप B बराबर म्यू डॉट H ऐसा लिख सकते हो। तो B यहां पर होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र और H यहां पर कहलाता है चुंबकन क्षेत्र। फिर डिस्कस भी हम आगे करेंगे। यह है चुंबकन क्षेत्र। तो इसी फॉर्मूले को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं
किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन के लिए आपने जो ये सूत्र लगाया था, तो बी डॉट की जगह आप यहाँ म्यू डॉट एच सदिश डॉट डी एल सदिश इक्वल टू म्यू डॉट सिग्मा आई। सिग्मा आई का मतलब आप समझते हो, जैसे ये देखो डायग्राम आपको दिया हुआ है, तो इस बंद पथ के अंदर से जितनी भी धाराएं गुजरती है आपको इन धाराओं का बीजगणितीय योग लेना है। हो सकता है ये I3 तक है, या हो सकता है I4 तक हो, IN तक हो। कंप्लीटली धाराओं का आपको क्या करना है, यहाँ पर बीजगणितीय योग लेना है। तो ये तो हो गया आपका एम्पियर का नियम कि किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद पथ से गुजरने वाली विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग और निर्वात की चुंबकनशीलता के गुणनफल के तुल्य होता है। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे म्यू डॉट से म्यू डॉट कैंसिल, तो इस फॉर्मूले को आप यहाँ पर H सदिश डॉट डी एल सदिश इक्वल टू सिग्मा आई, इस प्रकार से भी आप इस फॉर्मूले को लिख सकते। ये तो आ गया आपका एम्पियर का नियम। अब एम्पियर के नियम को आधार मानकर सबसे पहला डेरिवेशन आपको दिया हुआ है अनंत लंबाई के सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो देखो, हालांकि ऐसा डेरिवेशन आपने ऑलरेडी बायो सावर्त के नियम से भी ज्ञात कर रखा है। तो यहाँ ये आपको एक चालक तार दिखा रखा है, ऊपर डैश डैश का मतलब इसकी लंबाई अनंत है, और आपने यहाँ पर ऐसा मान लिया कि इस चालक तार से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी P बिंदु पर, चाहे यहाँ दिखा दो चाहे यहाँ दिखा दो, इस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये जो बंद पथ है वो आपने काल्पनिक रूप से माना है, ऐसा कोई बंद पथ नहीं है, या आपने एक काल्पनिक रूप से माना है। और एम्पियर का नियम लागू करना हो तो आपको यहाँ पर एक अल्पांश लेना पड़ेगा। ओके, फिर दाएं हाथ के नियमानुसार अगर आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना चाहते हो तो देखो, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आएगी इस तरफ। यहाँ अगर आप अल्पांश लेते हो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के नियमानुसार आ जाएगी इस तरफ। यहाँ लोगे तो इस दिशा में, और अगर अल्पांश की बात करते हो तो यहाँ अल्पांश की दिशा इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, यहाँ लेते हो तो इस दिशा में, यहाँ लेते हो तो इस दिशा में। यानी आप अल्पांश इस तार के किसी भी बिंदु पर ले लो, दोनों के बीच में यानी चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश, जो धारावाही अल्पांश आपने लिया, उनके बीच का एंगल हर कंडीशन में यहाँ 0 डिग्री आएगा। तो देखो, छोटा सा डेरिवेशन है, लेकिन 18 और 19 में 2 बार ये डेरिवेशन आपको लगातार 3-3 नंबर का पूछा जा चुका है। तो देखो, सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे एम्पियर के नियम से, यानी यहाँ स्टार्टिंग इसी नियम से होनी है, तो एम्पियर के नियम से। तो एम्पियर का नियम अभी आपने पढ़ा है कि किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद पथ से गुजरने वाली विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग और निर्वात की चुंबकनशीलता के गुणनफल के तुल्य होता है। फिर आपको यहाँ पॉइंट याद रखना है कि दो सदिशों के बीच में जब भी अदिश गुणनफल को आप खोलते हो तो आपको यहाँ पर दोनों सदिशों के साथ, यानी जैसे अदिश गुणनफल खोलोगे तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कोस थीटा। तो बी डी एल कोस थीटा इक्वल टू म्यू डॉट सिग्मा। अब यहाँ डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो आप यहाँ लिखोगे कि चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश दोनों एक ही दिशा में, इसलिए इनके बीच का एंगल होगा 0 डिग्री। म्यू डॉट सिग्माई का मतलब है इस पूरे बंद पथ के अंदर से गुजरने वाली धारा। देखो, मैं वापस अंडरलाइन इसे कर रहा हूँ, तो रेड वाला भाग है, ये पूरा बंद पथ है। तो इसके अंदर से तो देखो आपको ये धारा जाती हुई दिखाई दे रही होगी, केवल और केवल ये आई है, इसलिए आप क्या करोगे, सिग्माई की जगह केवल यहाँ पर आई लिखोगे। ओके, कोस 0 डिग्री का मान आप जानते हो यहाँ पर होता है कितना, 1। तो ये मान आ जाएगा बी डी एल बराबर म्यू डॉट आई। चुंबकीय क्षेत्र का मान देखो, दूरी हर जगह, यहाँ भी P बिंदु रहेगा तो R दूरी है, यहाँ भी R है, तो सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कांस्टेंट है और नियत राशि का आप समाकलन नहीं करते हो तो इसको तो लोगे आप बाहर, और अल्पांश का आप करोगे समाकलन। तो आपको ये देखना है कि यहाँ अल्पांश एक परिधि पर है,
तो जैसे ही आप इस डी एल अल्पांश का यहाँ समाकलन करोगे तो मान आएगा पूरी परिधि का 2πr। तो यहाँ फाइनली मान आ जाएगा 2πr बराबर म्यू डॉट आई। और चुंबकीय क्षेत्र का मान आपको ज्ञात करना है, तो म्यू डॉट आई बटा 2πr। तो ये का यही मान आपने बायो सावर्त के नियम से अनंत लंबाई का जो सीधा लंबा धारावाही चालक तार था ज्ञात कर रखा है। ओके, अब यहाँ पर अगर आप चुंबकीय क्षेत्र और जो दूरी आर है उसके बीच का रिलेशन देखते हो तो ये व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है। और इसके लिए ग्राफ अगर आपको निकालना हो तो देखो, चुंबकीय क्षेत्र को आप ले सकते हो वाई एक्स पर, दूरी को आप ले लो एक्स एक्स पर। तो यहाँ रिलेशन आ जाएगा आपका व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन। तो इस प्रकार का आपका ग्राफ बन जाएगा अगर आपको साथ में ग्राफ पूछा जाए। ठीक है, तो ये एम्पियर का नियम है और एम्पियर के नियम पर आधारित आपका पहला डेरिवेशन है। ठीक है, अब इसी पॉइंट में आगे हम देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको और दिया हुआ है। ठीक है, लंबे बेलनाकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो यहां देखो डायग्राम आपके सामने है, कंडीशन यहां पर सेम है, जिस तरीके से आपने चालक तार पढ़ा था उसी तरीके से यहां पर धारावाही ठोस बेलन है, लेकिन यहां पर बेलन की मोटाई थोड़ी ज्यादा है। तो देखो, सबसे पहले यहां पर पहली कंडीशन ये है कि आपको बेलन के बाहर वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहला वाला पॉइंट तो आ जाएगा बेलन के बाहर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो यहां डेरिवेशन सेम है जैसा आपने चालक तार के लिए पढ़ा था, तो आपको नया कोई पॉइंट याद नहीं करना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे यहां एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से। तो देखो एम्पियर का नियम क्या है, भी आपने पढ़ा है, किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन बंद पथ से गुजरने वाली विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग और निर्वात की चुंबकनशीलता के गुणनफल के तुल्य होता है। फिर देखो, इस बेलन के बाहर वही स्मॉल आर दूरी पर स्थित पी बिंदु है। अगर ये पी बिंदु आप यहां मानना चाहते हो तो यहां भी मान सकते हो, यहां भी दूरी आपकी स्मॉल आर आ जाएगी। ठीक है, दाएं हाथ के नियमानुसार देखोगे तो यहां पर ये दिशा आ जाएगी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर की तरफ, और इसी दिशा में यहां बन जाएगा अल्पांश, यानी दोनों के बीच का एंगल यहां भी कितना आएगा, 0 डिग्री। तो जैसे ही दोनों के बीच का अदिश गुणनफल आप खोलते हो, मान आएगा आपका बी डी एल कोस थीटा बराबर म्यू डॉट सिग्मा आई। थीटा का मान आपके सामने लिखा हुआ है, तो आप लिखोगे बी डी एल कोस 0 डिग्री बराबर म्यू डॉट सिग्मा आई। अब आपके सामने देखो, यहां पर वापस जिस बंद पथ की आपने कल्पना की थी, क्योंकि एम्पियर के नियम के अनुसार ही आपको यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना पड़ेगा, और एम्पियर के नियम के लिए आपको एक काल्पनिक बंद पथ लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस बंद पथ के अंदर से गुजरने वाली जो धारा है कंप्लीटली आपने दिखा रखी है यहाँ पर आई। तो यहाँ ये मान आ जाएगा बी डी एल कोस 0 डिग्री का मान 1 और म्यू डॉट सिग्मा ई का मान आ जाएगा आई। बी यानी चुंबकीय क्षेत्र कांस्टेंट है, क्योंकि सभी पॉइंटों की जो दूरी है बेलन से वो नियत है। तो डीएल का आप समाकलन कर दोगे, मान आ जाएगा म्यू डॉट आई। तो यहाँ पर जैसे ही आप अल्पांश का समाकलन करोगे तो उसी प्रकार से यहाँ परिधि आ जाएगी 2πr, क्योंकि आपको यहाँ माइंड में रखना है कि जिस अल्पांश का आप समाकलन करते हो, तो गाउस के नियम में आपने देखा था कि वो अल्पांश वहां पर आपका क्षेत्रफल सदिश के रूप में था, इसलिए वहां गोले का और बेलन का क्षेत्रफल बन रहा था, यहाँ परिधि के रूप में, इसलिए यहाँ परिधि का मान आ जाएगा। तो सेम मान जो आपने सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण निकाला था, वही मान यहाँ पर बेलन के लिए आ जाएगा। ये तो है आपका पहला डेरिवेशन। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि बेलन की पृष्ठ पर आप चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करो। तो बेलन की पृष्ठ पर आप देखोगे कि बेलन की पृष्ठ पर स्मॉल आर का जो मान है वो कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जो पी बिंदु आपने यहां माना था अब वो पी बिंदु आ जाएगा इस जगह। ठीक है, मैं वापस डिनोट कर देता हूं।
तो देखो वो P बिंदु आ जाएगा यहाँ पर। तो अब की बार जो ये कंडीशन है, यानी जो आप काल्पनिक बंद पथ की कल्पना करते हो इस प्रकार से आ जाएगा, क्योंकि जहां P बिंदु है तो आपको बंद पथ इसी प्रकार से लेना होता है कि P बिंदु उसकी पथ पर यानी के मुख्य पॉइंट पर स्थित होना चाहिए, और यहां से वही अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आएगा। तो यहाँ पूरा डेरिवेशन आपको सोल्व नहीं करना है, तो यहाँ सीधा सीधा मान आपका आ जाएगा B बराबर म्यू डॉट आई बटा 2 पाई स्मॉल आर की जगह यहाँ मान आ जाएगा आपका कैपिटल आर। ओके, ये वाला मान आ जाएगा। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है आपका, जो मुख्य पॉइंट है कि बेलन के अंदर अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछा जाए, बेलन के अंदर, यहां ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि देखो आपने यहां P बिंदु मानकर सोल्व कर लिया, दोबारा बता रहा हूं पृष्ठ पर मानकर सोल्व कर लिया। अब P बिंदु आ गया अंदर, तो आपको बंद पथ की जो आपने कल्पना की है, देखो ये आ गया इस जगह। अब यहां प्रॉब्लम ये है कि कंप्लीटली बेलन में बहने वाली धारा का मान है I। ठीक है, तो यहां आप ऐसा देख सकते हो कि धारा अगर कंप्लीटली बेलन में I बहती है, तो इस बार तो जो बंद पथ आपने लिया है वो बंद पथ तो अंदर रह गया। तो यहां देखो कुछ धारा का भाग तो इस जगह से जाएगा, कुछ इस जगह से जाएगा, इसी प्रकार से कुछ इधर से और कुछ इधर से, यानी कुछ धारा ऐसी होगी जो इस बंद पथ के अंदर से नहीं गुजरेगी। इसलिए अब की बार इस बंद पथ के अंदर से गुजरने वाली धारा को आप कुछ कम कर दोगे और I की जगह मान मानोगे आप I डैश। तो यहां देखो एक बार फॉर्मूला तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो कि B बराबर म्यू डॉट I की जगह लिख दोगे I डैश बटा 2 पाई स्मॉल r। ठीक है, लेकिन I डैश का मान आपको यहां निकालना पड़ेगा, तो यहां आप एक सूत्र काम में लोगे धारा घनत्व का। धारा घनत्व क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा को आप बोलते हो धारा घनत्व। एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा। तो देखो घनत्व का मतलब होता है एक सैंपल वाला पॉइंट। जैसे आप देखते हो कि भाई दूध में जो फैट की मात्रा है, चाहे वो 10 लीटर से नोट की जाए चाहे 5 से नोट की जाए, वो मात्रा बराबर ही आएगी। तो यहाँ भी घनत्व का मान इसी अनुपातिक रूप में निकाला जाएगा कि जब इस बेलन का पूरा अनुप्रस्थ काट लिया जाए पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये देखो पूरा वाला, डायग्राम में दिखा रहा हूँ आपको रेड कलर से, ये पूरा वाला। ठीक है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। या फिर इस भाग से लिया जाए, ये जो अंदर है, दोनों का अनुपातिक मान सेम आएगा, क्योंकि देखो अगर यहां पर क्षेत्रफल ज्यादा है तो बहने वाली धारा भी ज्यादा है, क्षेत्रफल कम है तो इसके अंदर से बहने वाली धारा भी कम है। आई की जगह कितनी हो गई? आई डैश। तो जैसे दोनों को इक्वल करते हो आप, तो आई डैश का जो मान है वो आ जाएगा आपका आई स्मॉल आर स्क्वायर बटा कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि धारा घनत्व को इक्वल करके यहां पर आपको आई डैश का मान निकालना है। ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए आप, जैसे ही आप आई डैश का मान रखोगे तो इस बेलन के अंदर वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आ जाएगा म्यू डॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर बटा 2 पाई स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहां आप देखिए आर स्क्वायर और एक आर ये तो हो जाएगा कैंसिल। तो फाइनली अंदर वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो आ जाएगा म्यू डॉट आई स्मॉल आर बटा 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ही आपको कहा जाए कि ग्राफ के द्वारा इन तीनों ही पॉइंटों की तुलना आप कीजिए, तो देखिए जब आप बाहर वाले बिंदु की बात करते हो, सबसे जो पहला पॉइंट था आपका, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान दूरी स्मॉल आर के व्युत्क्रमानुपाती है, और जैसे ही आप अंदर चले जाते हो बेलन के, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान समानुपाती हो जाता है। तो यहाँ देखो अगर ये कंडीशन आप ग्राफ के द्वारा बताते हो, तो देखो ये वाला जो पार्ट है वो तो है बेलन की पृष्ठ। तो बेलन की पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमेशा सबसे ज्यादा होता है। अगर आप अंदर की तरफ आओगे तो ये मान देखो कम होता होता होता, जैसे बेलन की अक्ष पर पहुंच जाओगे तो बेलन की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा 0, और अगर बेलन से बाहर जाओगे तो भी ये मान घटता घटता अनंत पर हो जाएगा 0। ठीक है,
तो अंदर की तरफ यहाँ समानुपाती वक्र है और बाहर की तरफ यहाँ व्युत्क्रमानुपाती वक्र। इस रिलेशन के कारण कई बार आपको 4 नंबर के रूप में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, तो ये एम्पियर के नियम पर आधारित आपका दूसरा प्रयोग था। अभी एम्पियर के नियम पर आधारित 2 प्रयोग आपको और दिए हुए हैं, परिनलिका और टोरॉइड वाला। ठीक है, तो आगे एक बार परिनलिका की थोड़ी डिस्कस और कर लेते हैं। तो देखो, परिनलिका का जो पॉइंट आपको दिया हुआ है, हालांकि ये पूरा अपने लेसन का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। परिनलिका भी पहली चॉइस होती है एग्जामिनर की, कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो, सबसे पहले परिनलिका की परिभाषा आपको देखनी है। तो परिनलिका की परिभाषा क्या है, तो देखो नीचे डायग्राम आपको दिया हुआ है। अगर किसी कुचालक बेलन पर, कोई भी कुचालक संरचना हो, अगर किसी कुचालक बेलन पर विद्युत रुद्ध तांबे के तारों को उसकी लंबाई के अनुदिश लपेटकर कोई भी कुंडली बनाई जाए। ठीक है, यदि बेलन पर, ऐसा बेलन है कुचालक, तो यदि कुचालक बेलन पर विद्युत रुद्ध तांबे के तारों को लपेटकर, तांबे के तारों को उसकी लंबाई के अनुदिश, तो तांबे के तारों को के लंबवत और लंबाई के अनुदिश, ये सब आपको नोट्स में उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, लपेट कर कुंडली बनाई जाए, तो उसी कुंडली को आप बोल देते हो क्या, परिनलिका। ठीक है, तो यदि किसी कुचालक बेलन पर उसकी लंबाई के अनुदिश अक्ष के लंबवत विद्युत रुद्ध तांबे के तारों को लपेटकर कोई कुंडली बना दी जाती है, तो उसे आप बोलते हो परिनलिका। तो देखो आपको ये दिखाई दे रही होगी, ये इसकी अक्ष आ गई, ये देखो आपने तांबे के तार लपेट रखे, तो लंबाई के लंबवत, लंबाई के अनुदिश और अक्ष के लंबवत, तो इसे हम बोलेंगे परिनलिका। ओके, अब यहाँ देखो, जैसे ही आप परिनलिका में धारा प्रवाहित करते हो, तो जैसे आपने वर्तीय धाराओं के लिए जो लूप, जो नियम लगाया था दाएं हाथ का, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो ऐसा होगा कि एक भाग तो इसका ऐसा बनेगा जिसमें चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ होगा, एक भाग ऐसा होगा जिसमें अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा, लेकिन पूरा का पूरा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो यहाँ परिनलिका के अंदर ही उत्पन्न होगा। बाहर वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमेशा क्या होगा, 0। यह आपको याद रखना है कि केवल और केवल परिनलिका के अंदर ही चुंबकीय क्षेत्र का मान उत्पन्न होता है। इसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव की भांति और एक सिरा दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि जैसे ही देखो आप यहाँ दाएं हाथ का नियम लगाओगे, तो जिस तरीके से ये जो धारा प्रवाहित हो रही है, तो अंगुलियां अगर आप धारा की दिशा में रखते हो, अंगूठा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आएगी N से S की ओर। इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी धारावाही परिनलिका को, अगर किसी धारावाही परिनलिका को उसकी लंबाई के अनुदिश, या फिर आप इसे एक बार इसे शॉर्ट में कर लेते हैं, अगर किसी धारावाही परिनलिका को आप क्या करते हो, गुरुत्वीय केंद्र से पारित अक्ष के सापेक्ष स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हो। ठीक है, तो ये हमेशा अपने आप को भौगोलिक उत्तर और दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कर लेती है। ये अपने आप को हमेशा भौगोलिक उत्तर और दक्षिण दिशा में, क्यों, क्योंकि धारावाही परिनलिका का एक सिरा उत्तरी ध्रुव है और एक सिरा दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या धारावाही परिनलिका एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, तो करती है। और ये बात आप इस तरीके से सिद्ध कर सकते हो कि अगर किसी धारावाही परिनलिका को गुरुत्वीय केंद्र से पारित अक्ष के सापेक्ष स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए, तो वह अपने आप को भौगोलिक उत्तर और दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कर लेती है। ठीक है, आगे वाले पार्ट में हम इसका डेरिवेशन है के बारे में देखेंगे और एक टोरॉइड के बारे में पढ़ेंगे।